अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती जूम मीटिंग। और एवरी फ्राइडे हम 5 o'clock के बाद नॉर्मली 5:30 to 7 p.m. पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये मीटिंग करते हैं। और इसका लिंक जो है वो मेरे दो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यानी कि पाकिस्तान टैक्सेस मेड इजी और टैक्स मास्टर क्लास के नाम से दो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें शेयर किया जाता है। उसके अलावा कोशिश करता हूँ कि फेसबुक पे या और जो टैक्स दोस्ती के सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पे शेयर कर लें। तो ये हमारी थर्ड जूम मीटिंग है और इसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम टैक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप नोट कर रहे होंगे कि मैं आज जरा एक डिफरेंट सी जगह पे बैठा हूँ, यानी टीवी मेरे पीछे है। थोड़ा सा आपको एक प्लांट भी नजर आ रहा है। ये बेसिकली जो है, और अगर आप समझ गए कि इस मीटिंग को कैसे ज्वाइन करना है, यानी अगर आप पाकिस्तान टैक्सेस मेड इजी या जो टैक्स मास्टर क्लास ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03214409 009। उन ग्रुप्स में आप ऐड हो जाते हैं तो हर वीक की मीटिंग, यानी आने वाली वीक की मीटिंग का लिंक मैं वहाँ शेयर कर लेता हूँ। आप अपने जूम सॉफ्टवेयर में या वेब पेज पर साइन इन करके उसके बाद उस मीटिंग को ज्वाइन कर लें, तो ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगी। अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू करेंगे और जो है इसमें ठीक हो गया, कुछ सेटिंग वगैरह होती है। यही मीटिंग जो है फिर रिकॉर्डेड सूरत में टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे होती है। और आपको पता है टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में taxdosti.com पेज, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का पेज, उसके अलावा हमारे जो टैक्स दोस्ती के ग्रुप्स हैं और जहां पर आप आके स्पेसिफिक यानी आईटी फ्रीलांसर्स या नॉन रेजिडेंट्स इस तरह करके स्पेसिफिक टैक्स प्रोफाइल के जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फोरम्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टैक्स न्यूज़ है, टैक्स ब्लॉग है। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ चैनल्स है। मकसद ये है कि कॉन्वर्सेशन होती रहे आपकी और मेरी, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो रही है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टैक्स दोस्ती के क्लाइंट हैं, चाहे आप दूसरे टैक्स प्रोफेशनल हैं लाहौर में या किसी शहर में या पाकिस्तान से बाहर भी, और अपनी टैक्स प्रैक्टिस करें। मकसद एक कॉन्वर्सेशन होती रहे और उस कॉन्वर्सेशन में हम जो एक करंट टैक्स लॉज हैं उनको हम टैक्स लॉज की बेसिक प्रिंसिपल्स की नज़र से देखें कि जो बेसिक टैक्स के रूल्स हैं उनके मुताबिक जो है ना, सेक्शन 7E जिस तरह नया आया है, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम है, फिर उसके अलावा और बहुत सारी चेंजेस हैं जो टैक्स लॉ में होती है। और टैक्स से मुराद सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, सेल्स टैक्स, एफईडी, प्रोविंशियल टैक्सेस, सर्विस टैक्सेस, ये सब जो है तो बेसिक असूल सारों पे अप्लाई होते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। मैं आपसे बात कर रहा था कि आज आप देख रहे हो कि डिफरेंट है, आपको टीवी की रिफ्लेक्शन में लाइट्स भी नजर आ रही होंगी। तो बेसिकली मैं बैठा हूँ एक को वर्किंग स्पेस में। और को वर्किंग स्पेस जो है एक नया कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली इस तरह होता है जब आप अपना काम शुरू करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री के साथ ऑफिसेज होते हैं, या एज ए वकील आपकी कोशिश होती है कि मैं चेम्बर्स अपना ले लूं, चाहे वो एक छोटा कमरा हो या पूरा हॉल हो या। तो नॉर्मली अभी तक बिजनेसेस जब भी आपने स्टार्ट किए हैं, प्रैक्टिस जब भी आपने स्टार्ट किया, तो उसका फोकस होता था कि मुझे स्पेस मिल जाए। अब ऐसी स्पेस की कॉस्ट होती है, यानी कि आपने फर्नीचर लेना है, आपने एडवांस रेंट देना है। तो इजिली अगर आप चेम्बर लें तो कुछ लाख रुपए, और अगर फैक्ट्री बनाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो चूंकि आजकल ज्यादातर काम लैपटॉप पे बैठ के और जो है क्या कहते हैं दो चार लोगों के दरमियान ही काफी सारा काम हो सकता है। मतलब पहले जो काम आपको चाहिए होते थे जिसके लिए 10-15 लोग, अगर आप अपनी ऑडिट फर्म चला रहे हैं, और खासतौर पे ये मैं बात कर रहा हूँ वो लोग जो अपनी टैक्स प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, अपनी लीगल प्रैक्टिस। अच्छा, लीगल से मुराद ये है कि हो सकता है आपके पास आईटीपी इनकम टैक्स प्रोफेशनल का लाइसेंस हो, या आपके पास एडवोकेट का लाइसेंस हो, या आपके पास आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो इन एनी केस आप बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपको इतनी कोई एलैबोरेट जगह नहीं चाहिए। तो अगर मेरी एडवाइस आप लेते हैं, और ये चीज़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कुछ हद तक पिशावर, यानी जो कैपिटल्स हैं हमारे प्रोविंसेस के, उनमें तो आपको को वर्किंग स्पेसेस मिलती हैं जहां पर आप अपना लैपटॉप ले जाते हैं, अपना मोबाइल ले जाते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा आपका
कुछ जो है, अगर आप मेरी तरह लिखने के शौकीन है तो कुछ राइटिंग हो, वरना तो सारा कुछ आपके ईमेल्स आपने चेक करनी है। तो आपको यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस में, मैं तो इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हूँ जिसको बुक कराया हुआ मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पे। और ये जो कोवर्किंग स्पेस है इसका नाम है किक स्टार्ट, यानी किक स्टार्ट ब्रांड का नाम है। और ये स्पेसिफिकली जो है ये उनकी एक ब्रांच है कनाल रोड पे, और इसका नाम है वर्क बाय किक स्टार्ट। तो कोवर्किंग स्पेसेस में लाहौर में खास तौर पे, और अगर आप इस्लामाबाद में भी हैं, तो किक स्टार्ट जो है एक ब्रांड है, उसको आप अगर आप गूगल करें किक स्टार्ट को वर्किंग स्पेस, तो आपको बेसिकली इनके एड्रेसेस और इनकी फीस वगैरह पता चले। तो महीने के अगर आप से 15,000 रुपए देते हैं तो आपको एक सीट मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर और फैसिलिटीज हैं, जैसे किचन है, वॉशरूम है, फिर कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह है जिसको आप एडिशनल पैसों पे बुक करके। तो अगर आप एक शख्स हैं, सपोज करें कि आप जो है टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल से की को देख के, और जैसे हम उसमें बताते रहते हैं आपके पास एक दो बुक्स होनी चाहिए, जैसे प्रैक्टिकल हैंडबुक ऑफ इनकम टैक्स डॉक्टर इकरामुल हक की। उसके अलावा आप टैक्स फाइलिंग का काम शुरू करते हैं और आप कहते हैं यार मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप अगर इन शहरों में है तो आपको वर्किंग स्पेस करते हैं, या अगर आप इवन फैसलाबाद, मुल्तान, मर्दान या किसी, तो वहां भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं कि एक ऑफिस ले लें। ऑफिस से मुराद आप कुछ भी ले सकते हैं, कमरा ले लें, उसके अंदर जो है 3-4 लोग मिलके अपने अपने पैसे डाल लें, पूल इन कर लें। तो किराया अगर 15,000 रुपए है तो 3 लोगों पे डिवाइड हो जाएगा 5-5 हजार। उसके अलावा बिजली का बिल भी इसी तरह 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो कोवर्किंग स्पेसेस यही होते हैं कि वो आपको जी, वो आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो फुल ऑफिस हो गया, चीजें हो गई, किचन से जो है चाय वगैरह आ गई, स्टाफ होता है जो आपको हेल्प करता है, गाड़ी वाली पार्क करने की जगह होती है आपके पास, ठीक है ना जी। चाय पीना तो जरूरी है। तो नॉर्मली आप देखते हैं मैं घर से जो है ये जूम मीटिंग कर रहा होता हूँ या यूट्यूब वीडियोस या जो भी वीडियोस बना रहे हैं। आज चूंकि मैं, मेरे क्लाइंट भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो यहाँ को वर्किंग स्पेस में हैं, उनके पास अपनी टीम है 3-4 लोगों की, वो आईटी फ्रीलांसर हैं, यानी कि सारा काम उनका होता है कंप्यूटर्स पे, सॉफ्टवेयर बनाते हैं या क्लाइंट्स की वेबसाइट होस्ट करते हैं। तो इसी तरह अब अपने पुरानी सोच से निकले कि जी अगर आपको थोड़ा बहुत भी टैक्स का काम आता है, थोड़ा बहुत भी सिविल क्रिमिनल का आता है, या आप अकाउंटेंट है, आपके पास 2-3 बुक कीपिंग के असाइनमेंट्स हैं, तो आप अपने आप को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं घर से काम करने के बजाय। आप यहाँ पर आके एक, आप समझ सकते हैं आजकल ऑब्वियसली चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन एक वैल्यू है ऑफिस में बैठने की, एक ज्यादा प्रोफेशनलिज्म होती है। उसके अलावा आपसे जब क्लाइंट मिलने आता है तो यहाँ पे को वर्किंग स्पेसेस में खास तौर पे, और यही आइडिया आप अपने अपने शहरों में, मुझे पता है कि अभी फ्लड्स भी हैं और बड़े मसले हैं, ये जो जूम मीटिंग है ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। ये 1 घंटा 2 घंटा जो आप यूट्यूब चैनल पे या तो देख रहे हैं या लाइव जो है आप ये देख रहे हैं, ये सब इन इनका मकसद ये है कि आप अगर किसी भी शहर में और वहाँ फ्लड्स आए हैं या और मसले हुए हैं, तो आप जब रिकवरी की तरफ जा रहे हैं तो आप इन वीडियोस को देख के ये स्किल सीखें, टैक्स फाइलिंग के, उसके अलावा कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, ट्रेडमार्क बनाने की, ये सब चीज़ें यहाँ पे बात होती रहती है और आज भी हम बात करेंगे। अभी मैं आपको एक बेसिक फार्मूला, चूंकि आज यहाँ मैं मौजूद हूँ कोवर्किंग स्पेस पे, तो मैं बात करना चाह रहा था। और एक फायदा ये होता है कि किचन वालों, चूंकि इतने सारे इसको कोवर्किंग स्पेस में होंगे, 50-100 लोग होंगे, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट अपना अपना बिजनेस कर रहे होंगे, या अगर किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं तो वो एक टीम होंगे जो यहाँ मौजूद होंगे और काम कर रहे होंगे। और फ्लेक्सिबल होता है वर्किंग इन्वायरमेंट, प्लस आप मुख्तलिफ स्किल के लोगों से मिलते हैं। तो हो सकता है आप वेब डिजाइनर हो और मेरी तरह कोई टैक्स वाला भी यहाँ बैठता हो, और उसके अलावा कोई और फील्ड के लोग भी बैठते हो, मार्केटिंग के, लॉजिस्टिक्स के, तो सबसे आप इंटरेक्ट करेंगे। ये चीजें आपको किसी जगह पे जॉब करने से भी होती है, लेकिन जो अपने ब्रांड और अपनी प्रैक्टिस का मजा है, चाहे मेरे पास 3 क्लाइंट्स हो और जो है मैं उनको बुक कीपिंग सर्विस दे रहा हूँ, या मैं उनके कुछ रिफंड के केसेस कर रहा हूँ, या मैं उनका सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, वो तीन जो हैं, बशर्ते कि वो आपका खर्चा, यहाँ का आने जाने का खर्चा, यहाँ के पूरे महीने का खर्चा, और ऑब्वियसली आप आएंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे, तो
वो सारी चीजें जो है तकरीबन शहरों में, अगर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात हो रही है, तो आपके पास कम से कम क्लाइंट्स होने चाहिए जो महीने के आपको लाख रुपए तक दे दें। तो उसमें 30-35,000 ही आपका ये जो आप इन्वेस्टमेंट करें इसको खर्चा ना समझे। को वर्किंग स्पेसेस में आके, या अगर आप दोस्त, 4-5 दोस्त हैं, उनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और डिफरेंट काम करते हैं, कोई अकाउंटेंट है, कोई आईटी का काम है, तो किसी एक जगह को, एक ऑफिस को लेके उसको बना लिया इस तरह के, उसमें आपके अपने वर्क स्टेशन हुए, जैसे मैं बैठा हूँ बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा अगर क्लाइंट आता है तो क्लाइंट से मिलने के लिए एक सेपरेट सी जगह हो जहाँ वो आपको कॉन्फिडेंशियली बता सके कि उसको क्या काम करवाना है आपसे, या कोई डॉक्यूमेंट्स लेने हो वगैरह। आप सेम लॉजिक ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी डिजिटल लिटरेसी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, यानी कि लोग कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन जो है अपनी बातें बताते हुए, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हुए। टैक्स दोस्ती की मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जितने भी लोग हमसे काम कराते हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, उनका ट्रस्ट होता है कि उनका डेटा सेफ है, उनका काम अच्छी तरह एग्जीक्यूट होगा, और वो जो पेमेंट कर रहे हैं वो फेयर पेमेंट है, उनसे ज्यादा पैसे नहीं लिए जा रहे जस्ट बिकॉज कि एक बंदा अमेरिका में है और वो पाकिस्तानी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, तो आप उससे 25,000 रुपए ले लें, और एक बंदा जो है पाकिस्तान में है वो आपको नहीं दे रहा अपना बिजनेस, तो आप 2500 रुपए उससे ले लें, उसी उसी अमाउंट ऑफ वर्क की, यानी 1 घंटा अगर उसके टैक्स रिटर्न पे लगता है, 1 घंटा इसकी टैक्स रिटर्न। फेयरनेस होनी चाहिए। अगर 1 घंटा आपको लग रहा है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, नॉन रेजिडेंट है, तो उसके एक्सटेंडेड चार्जेस होने चाहिए। अगर वो स्मॉल बिजनेस है या वो नॉन रेजिडेंट है जिसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान में, तो जितना टाइम लग रहा है उस हिसाब से आपका एक्सटेंडेड रेट होना चाहिए, वही रेट आप बताएं। तो आज शुरू में मैंने कहा कि चूंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि लोग मैं शुक्रगुजार हूं उन सब लोगों के जो कहते हैं जी कि हमने आपसे सीखना है। तो एक तरीका तो ये है कि यूट्यूब वीडियोस देखें जो एक सीक्वेंस से चल रही हैं। उसके अलावा अब ये जूम मीटिंग इसलिए मैंने स्टार्ट की है ताकि मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो कि वो सारी सिटीज जहाँ पे फ्लड आया है या प्रॉब्लम आया है, वो जब रिकवर करें तो वहाँ लोग कम से कम टैक्स की, अकाउंटिंग की और इस तरह की जो स्किल्स हैं जो उन्होंने, जिनकी डिग्रीज ली हैं या जिनका उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उस हवाले से वो अपने पाँव पे खड़े होकर काम शुरू कर सके। और इस तरह के को वर्किंग स्पेसेस जो है ना, वो बड़े इकोनॉमिकल पड़ते हैं, क्योंकि 5-10 लाख रुपए तो आप किसी के पास भी नहीं है कि इन्वेस्ट करें, तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो एग्जिस्ट करता है आप यूज करें। और अगर आप लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में है, तो ये किक स्टार्ट का जो है को वर्किंग स्पेस है जो बड़ी कामयाब है। गुलबर्ग में भी है और यहाँ कनाल रोड पे भी, और इस तरह करके इस्लामाबाद में भी है। तो कोवर्किंग स्पेसेस में जाएं, अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपने टाइम निकालें, वहां पे वीडियोस भी देखा करें, क्लाइंट्स से भी मिलने के लिए मुख्तलिफ क्लाइंट्स को ईमेल किया, किसी को मैसेज किया। क्लाइंट्स आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। जिन क्लाइंट्स को आप पहले साल में मैसेज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स को वो दूसरे तीसरे साल में क्लाइंट बनते हैं। कभी कभार गुड फॉर्चून होता है कि आप बैंक वालों को जानते हैं तो वो, या प्रॉपर्टी वालों को जानते हैं तो आपको वॉक इन क्लाइंट्स दे देते हैं, आपको काम आ जाता है। काम करें, स्टैंडर्ड फीस रखें, काम अच्छे तरीके से करें। जब डाउट हो तो किसी भी सीनियर से पूछ लें, मेरे अलावा भी और लोग भी काम कर रहे हैं, इस जूम मीटिंग पे भी आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकेंगे। तो अब हम मूव करते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स लॉ क्या है, और मैं यहाँ पर सेक्शन 7E से स्टार्ट करना चाहूंगा, जिसपे मैंने पूरा हफ्ता काफी रिसर्च किया। आज चूंकि मैं घर से बाहर हूँ और ये कोवर्किंग स्पेस पे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये वीडियो, तो मेरे पास नाना पालकी वाला साहब की किताब जो काफी बड़ी है उसको मैं ला नहीं सका, क्योंकि उसको मैनेज करना मुश्किल था। लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पिछले 2 वीक्स में या पिछली 2 जूम मीटिंग्स में जो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, उसमें क्या बात हुई थी और आज क्या बात करेंगे मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ चाय भी इंजॉय करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत सा अच्छा सा मौसम है लाहौर में इस वक्त। 5:30 होने लगे हैं, तो अगर आपको इनविटेशन आ गया होगा तो उस हिसाब से, इसलिए मैं शुरू में बात कर रहा था कोवर्किंग स्पेस की, ताकि तकरीबन 5:30 हो जाए तो लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे। मैं कुछ रिवाइज कर लेता हूँ ताकि 5:30, 2-3 मिनट रह गए तो मैं आपको
एक ओवरव्यू दूं कि ये जूम मीटिंग्स क्या है। जूम मीटिंग्स ये है कि इसका लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ। अगर आपने ये जूम मीटिंग्स एवरी फ्राइडे ज्वाइन करनी है 5:30 पे, तो आप उन ग्रुप्स का हिस्सा बन जाए, मुझे मैसेज कर लें 0321 4409 009 पे। ये है व्हाट्सएप नंबर। आप अपना नाम लिख लें, अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें कि कहाँ से बात कर रहे हैं, क्यों मीटिंग्स वगैरह एंजॉय करना, ये ज्वाइन करना चाहते हैं, और आपकी बेसिक लर्निंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है। तो उसके बाद एवरी फ्राइडे आपसे मुलाकात होगी। प्रीवियस 2 फ्राइडेज में हमने यही बात की है कि हम एक जो है ना टॉप व्यू ऊपर से आ रहे हैं टैक्स लॉ पे। क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है कि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कोई भी रीजनल सॉरी कोई भी एडिशनल कमिश्नर हो गया, या अगर आप टैक्स वालों से वैसे पूछें उनकी हेल्पलाइन पे, या वो अगर कोई बात कर दें तो आप कहते हैं कि ये हरफ आखिर है, यानी ये बात कंप्लीट होगी, उस मुताबिक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या एक्सक्यूज मी उसके मुताबिक आप अपना जो है अपील फाइल करते हैं, या केस लड़ते हैं, या टैक्स में और मामला आता है विद होल्डिंग के, वो आप करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि नहीं, अगर आप वाकई में, और ये वक्त के साथ होगा, एक दिन में ही होता नहीं, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप एक अच्छे टैक्स प्रोफेशनल बने, तो शुरू से शुरू होना चाहिए। और शुरू जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो टैक्स लॉ है, और इनकम टैक्स रूल्स 2002 जो उसके रूल्स है, वहां से नहीं शुरू करना, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से शुरू करना है 1973। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जो पालकी वाला साहब है, इंडियन ऑथर है, उन्होंने इनकम टैक्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, तो सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं हम पे भी। तो प्रीवियस जूम मीटिंग्स में, 2 मीटिंग्स में हमने ये बात की कि इनकम टैक्स लॉ जब बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बनाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो स्टेट की जिम्मेदारी है, तो फिर टैक्स लॉ में भी उन चीजों को किसी न किसी तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि बैकवर्ड एरियाज के, या जो लोग मुख्तलिफ डिजास्टर से अफेक्टेड एरियाज हैं, या ऐसे एरियाज जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, उनको ऊपर लेके आना है, तो फिर टैक्स लॉ में जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, टैक्स क्रेडिट्स हैं, उनको इस नजर से देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वहां पे किसी सिटी का या किसी जगह का, किसी एरिया का अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो लाजमन टैक्स लॉ में भी वही जगह मेंशन होनी चाहिए। नहीं, जहां पे कंफ्यूजन हो जाए कि एग्जाम्पशन है कि नहीं, या एग्जाम्पशन में ये फला जो है क्या कहते हैं एक्टिविटी, या फला पर्सन जो है आता है कि नहीं, क्योंकि टैक्स एग्जाम्पशन का मतलब है कि वो शख्स जो कमाएगा फिर उस पर टैक्स नहीं है। तो जिस तरह आईटी फ्रीलांसर्स को पिछले साल तक 2021 तक टैक्स एग्जाम्पशन अवेलेबल थी, वो जो भी कमा रहे थे बाहर से, वो टैक्स एग्जाम्पट था। तो जो टैक्स लॉ है उसमें जो है वो किसी किस्म की भी जो एग्जाम्पशन है, उसको आप सिंपली टैक्स लॉ की नज़र से नहीं, बल्कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से भी देख सकते हैं। उस हवाले से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडिया में बड़ा जबरदस्त केस हुआ था। उसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्तलिफ असूल लिखे हुए हैं, यानी सोशल जस्टिस होनी चाहिए, पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, हर शख्स के फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन फिर इसके अलावा स्टेट के भी राइट्स हैं। आपने लॉयल रहना है स्टेट के साथ, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे स्टेट को, गवर्नमेंट को नुकसान हो। फिर गवर्नमेंट जुडिशरी, हमने ये भी देखा था पिछली वीडियो में कि हाई कोर्ट की जो रिट पिटिशन है, वो उसका स्कोप क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अहमद कयूम साहब हैं, एडवोकेट अहमद कयूम साहब, उन्होंने बहुत काम किया, उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं अहमद कयूम साहब की। और इस वक्त लाहौर टैक्स बार काउंसिल के वो मेंबर भी हैं बोर्ड के। तो इसलिए जो है उनकी वीडियोस वगैरह देखें तो रेट पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने ये कहा था कि जो आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। वो बड़ा अच्छा जुमला है कि एक तरह से मेरे ख्याल से वो पूछ रहा है कि किस किस चीज पर हाई कोर्ट जो है ना एक्शन ले सकती है। एक्शन का मतलब है कि वो अपना फैसला सुना सकती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे सुना सकती है, फंडामेंटल राइट्स पे सुना सकती है, किस किस चीज। तो उसको हम बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे। पालकी वाला साहब की किताब में मुख्तलिफ रेमेडीज का जिक्र है, रिट और को वारंटो और इस तरह करके, तो बातें होंगी।
आज जो है मैं चाहता हूँ कि और वो बुक इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि बुक है नहीं मेरे पास, लेकिन जब वो मैं बुक स्टडी कर रहा था अभी इस हफ्ते इस जूम मीटिंग के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे पास चूंकि उसकी 18th एडिशन भी है जो 2004 में प्रिंट हुई थी, और ये जो है 20th एडिशन है जो 2020 में प्रिंट हुई है। तो मैंने देखा कि इनकम टैक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उसमें एक सेक्शन जो है वो है कि इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ इनकम टैक्स, या इनकम टैक्स लॉ में वो कौन कौन सी चीजें हर सेक्शन में होनी चाहिए, तब वो जाके अच्छा इनकम टैक्स का कानून बनता है। अब सेक्शन 7E के हवाले से बता दूं कि सेक्शन 7E ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है उसका टाइटल है टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। और उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास, और ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट इसको ना लें, ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन है, आपके पास अगर दो तीन घर भी हैं तब भी आप पहले कंसल्टिंग लें कि उस पे ये सेक्शन 7E का टैक्स लगता है कि नहीं। नॉर्मली टैक्स लॉ जो है वो इनकम पे लगता है। तो इनकम तो हम अगर आम जुबान में समझें तो इनकम तो तब है जब मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी मेरी इनकम है, क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और मुझे वो मिल रहा है। अगर मेरे पास कोई प्लॉट है, घर है, या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई और चीज है जिसकी वैल्यू है, हो सकता है ट्रेडमार्क हो सकता है मेरे पास पूरा बिजनेस हो जो मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो जब मैं बेचूंगा तो उस पर मुझे कैपिटल गेन इसलिए होगा कि ये एक तरह से रेवेन्यू इनकम तो नहीं है, ये कैपिटल इनकम है या कैपिटल रिसीट है। यानी घर बेच दिया तो फिर उसके बाद मुझे उसका रेंट तो नहीं आएगा, तो मेरे से सोने की मुर्गी चली गई तो फिर तो वो अंडे, सोने के अंडे मेरे पास नहीं होंगे। तो इनकम बेसिकली कंसिडर की जाती है जैसे एक दरख्त के फल होते हैं, इनकम जो है उनको कहा जाता है। यानी कि जो दरख्त है वो इनकम नहीं है, जो दरख्त पे फल लग रहे हैं जैसे सेब है, एक्सक्यूज मी, या आम है, या कोई भी आपका फेवरेट फ्रूट है, या वेजिटेबल है, कुछ भी है जो आपको है। तो जो इनकम का कॉन्सेप्ट है जनरली ये मुख्तलिफ केस लॉज जो यूके में, इंग्लैंड में होते रहे हैं, फिर इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1950 60 70s में जब टैक्स लॉ डेवलप हो रहा था। अब तो काफी हद तक रेगुलर ट्रांजेक्शन्स के लिए टैक्स लॉ डेवलप हो गया है, जिसको आप टैक्स ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। तो अभी इनिशियली मैं जो है सेक्शन 7E की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हूँ कि इनकम जो है से मुराद नॉर्मली हम ये लेते हैं, जैसे दरख्त पर फल जो लगता है उसको इनकम कहते हैं, लेकिन जो दरख्त है वो इनकम नहीं है, वो तो वो मेन सोर्स है जिससे वो इनकम आ रही है। अगर किसी वजह से दरख्त काटना पड़ जाए आपको, तो फिर आपको उससे अगले सीजन में वो फल नहीं मिलेगा। लेकिन इनकम टैक्स लॉ में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभार उस दरख्त को भी इनकम कंसिडर किया जाता है, और वहां पे बेसिकली उस दरख्त को तो इनकम नहीं कंसिडर किया जाता, लेकिन उस दरख्त को बेचने से जो है इनकम जो आती है, और वो भी डिफरेंस जो आता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि आपने एक प्लॉट लिया था और वो प्लॉट 1 करोड़ का था, अब आप उसको 3 करोड़ का बेच रहे हैं। तो बेसिकली 1 करोड़ तो आपकी कॉस्ट है, वो तो आपकी इनकम नहीं हुई, लेकिन उससे ऊपर जो 2 करोड़ आपको मिला है वो आपकी जो है ना कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन इसलिए उसको कह रहे हैं, और उसको है तो वो इनकम की ही एक टाइप, लेकिन कैपिटल गेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक कैपिटल एसेट आपने बिल्ड किया। कैपिटल एसेट यानी कि वो दरख्त जो फल देता था, अब वो जो प्लॉट आपने बेच दिया तो ना ही आप उस पर घर बना सकेंगे, ना ही आप जो है उस घर को बना के या इवन उस प्लॉट को एज पार्किंग के तौर पे किराए पे दे सकेंगे। मतलब प्लॉट खाली भी किराए पर होते हैं, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। अगर आप डीएचए में नेशनल हॉस्पिटल के नज़दीक रहते हैं तो साथ जो नज़दीकी प्लॉट्स हैं उनको आप किराए पे भी दे सकते हैं। अब तो खैर वहाँ नेशनल हॉस्पिटल के क्रॉस जो है वो एक पार्किंग प्लाजा बन गया जिसमें आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल है कि जब आप वो कैपिटल एसिड ही बेच देते हैं, यानी वो मुर्गी ही बेच देते हैं जो सोने के अंडे देती थी, तो उसमें वो जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है उस प्लॉट को खरीदने के लिए, उस घर को बनाने के लिए, या हम अगर आ जाए दूसरी तरफ, आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी और फिर हर साल वो बिजनेस मुनाफा देता रहा, तो इस वक्त आपका एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कैपिटल जो है
वो आपका है तकरीबन 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया तो हर साल इसमें मुनाफा ऐड होता गया, और वो मुनाफा जो आपने निकाला नहीं, ड्रॉ नहीं किया, तो अब 30 लाख रुपए है। इसमें अगर गुडविल भी बना ले, यानी आपके बिजनेस जैसे टैक्स दोस्ती पे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो ये जो ट्रस्ट की वैल्यू है ये मजीद शायद 30 लाख की हो, तो 60 लाख का वो एसेट है। उस एसेट को अब जब आप बेचेंगे तो आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो निकाल के बाकी जो है ना वो आपका गेन हो जाएगा। तो किसी चीज पे भी ऐसा हो सकता है। प्लॉट वगैरह तो चूंकि आसानी से समझ आ जाते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ में, जैसे शबर सैदी साहब की किताब में भी है कि रिच पीपल पुअर कंट्री, उसमें कहते हैं कि टैक्स लॉ में इनकम पे तो टैक्स लगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कैपिटल एसेट्स हैं जिनको जब आप बेचते हैं तो उन पे भी जो है टैक्स लगाया जाता है। अब गवर्नमेंट ने सेक्शन 7E में इस तरह किया है कि अभी तक गवर्नमेंट टैक्स लगा रही थी, यानी कैपिटल गेन टैक्स लगा रही थी जब आप कैपिटल एसेट बेच रहे थे, ठीक है। और एडवांस विद होल्डिंग आपसे हो रहा था जब आप कैपिटल एसेट खरीद रहे थे। खरीदते वक्त तो आपको कोई मुनाफा नहीं होता, बेचते वक्त ही आपको मुनाफा होता है। तो जब आप बेच रहे थे तो आप पर कैपिटल गेन टैक्स लग रहा था, जो पहले आपसे एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ सेलिंग होता था, और फिर आपका कैपिटल गेन मालूम करके, और डिपेंडिंग के वो होल्डिंग पीरियड के दौरान है या होल्डिंग पीरियड के बाद है, तो आप पे कैपिटल गेन टैक्स लग जाता था। तो गवर्नमेंट इस दफा सेक्शन 7E में ये कर रही है कि वो कैपिटल एसेट को होल्ड करने पे भी टैक्स लगा रही है। यानी इनकम पर तो इनकम टैक्स लॉ में टैक्स लगा हुआ था, यानी सैलरी इनकम के जो सेक्शंस हैं, और सैलरी का जो हेड है, अब सेक्शन 10, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह मैं बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के। और उसमें यह है कि सैलरी पे टैक्स है, क्योंकि आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस पे भी टैक्स है, यानी आप अपने बिजनेस में जितना सेल करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और क्लाइंट से पैसे लेते हैं, उसमें बिजनेस के खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर आप टैक्स देते हैं। इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे भी टैक्स था। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये चीज है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, और यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, आपके नाम पर है और आपने उसको रेंट आउट किया हो, कमर्शियल प्लाजा है कुछ भी, और वो जो रेंट आ रहा है उस पे टैक्स लग रहा है। और इस साल टैक्स ईयर 2022 के लिए और 2023 के लिए भी जो इस वक्त चल रहा है, वो जो है नेट बेसिस पर टैक्स हो रहा है। इसका मतलब है कि जो आपको प्लाजा से इनकम आई, रेंटल इनकम आपको जो भी आई, उसमें से आप कुछ एक्सपेंसेस माइनस करके रिमेनिंग पर आप टैक्स पे करते हैं। और टैक्स के रेट्स होते हैं, कहीं पे वो फिक्स होते हैं, कहीं पर वो इनकम जैसे बढ़ती जाती है, जिसको प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं, वो वहां पे होता है। तो ये देखना होता है, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। अभी आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 7E में, जैसे सेक्शन 4 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और ये सेक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब इन सेक्शंस को डीपली एनालाइज करने का जो सिस्टम पालकी वाला साहब की किताब में बताया, वो भी मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सेक्शन 7E में उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप जो है वो कोई घर ओन करते हैं, और ये सेकंड घर है जो आपका है, या ये सेकंड बिजनेस प्रेमिस है, मतलब जहां पर मतलब आप कोई कमर्शियल एरिया वगैरह आपका है, वहां पे आप खुद बिजनेस नहीं कर रहे, या कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिस पर आप खुद एग्रीकल्चर नहीं कल्टीवेट कर रहे, तो वहां पे जो है आपको उसके उस पे होल्ड करने पे भी, और होल्डिंग की डेट भी दी हुई है, यानी 30 जून 2022 को जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट होगी, तो उसमें जितने भी अव्वल तो उन्होंने कैपिटल एसेट की बात की है, यानी एग्रीकल्चर से लेके नीचे तक अदर एसेट्स की, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और ये मैं सब बता रहा हूँ जो अभी तक हुआ है, इंक्लूडिंग लाहौर हाई कोर्ट में ये सेक्शन चैलेंज भी हुआ है। तो पालकी वाले साहब की किताब के मुताबिक जो है, आप चैलेंज कर सकते हैं टैक्स लॉ को कि जी ये टैक्स लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की फला आर्टिकल, यानी आर्टिकल टू होल्ड प्रॉपर्टी है वगैरह है, इसके साथ जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो मैं ये बात कर रहा था कि कैपिटल एसेट्स, कुछ कैपिटल एसेट्स पे भी टैक्स है जब आप उनको बेचते हैं, और इनकम पे तो है ही है, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस है, सैलरी है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है, वो ये होता है कि डिविडेंड हो गया,
या आपने कोई मशीनरी वगैरह किसी को रेंट पे दी हुई है, या आपको प्रॉफिट मिला है सेविंग डिपॉजिट पे, नेशनल सेविंग पे, तो उस पे जो टैक्स है वो आपका जिसको कहते हैं कि वो भी आपकी इनकम है। अब ये सारी इनकम जो मैंने बोली है कैपिटल गेन टैक्स के अलावा, ये आप अगर थोड़ा सा विजुलाइज करें तो ये सारी इनकम बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि ये वो फल है जो दरख्त से आपको मिल रहे हैं। यानी कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको जॉब मिल गई, जॉब आपका दरख्त हो गया, या वो कंपनी जहां आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस जहां आप जॉब कर रहे हैं, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहां आप जॉब कर रहे हैं, वो आपका दरख्त हो गया। और हर महीने आपको उसमें से कुछ फल यानी सैलरी मिल रहे हैं, जो आप काम करते जाएंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, बेनिफिट्स भी बढ़ते जाएंगे। अच्छा, जो सरकारी लोग हैं वो ज्यादा बेनिफिट्स लेते हैं, प्राइवेट लोगों को इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते, इसलिए प्रेफरेंस ये होती है कि सरकारी जॉब हो। और सरकारी में भी खास प्रेफरेंस होती है कि सीएसएस करके अगर जॉब मिले तो वो जबरदस्त होती है, क्योंकि फिर वो फॉर लाइफ होती है। एज ए ब्यूरोक्रेट आपको निकालना या आपसे जो है ना काम जो है आपको काम से रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस बने। तो ये तो समझ आ गई। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और अब बिजनेस वाइंड अप करके आप अपना टोटल बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस यह था कि आपकी शॉप थी, उस पे 10 लाख का स्टॉक पड़ा था, उसके अलावा शॉप आपकी थी, यानी फिजिकल शॉप जो है वो आपकी थी, मीटर लगा हुआ था, गैस का कनेक्शन था, टेलीफोन का कनेक्शन था, ये सब आप किसी और को बेचेंगे तो उसको ये सब नहीं करना पड़ेगा, उसको एक बनी बनाई जगह मिलेगी। जैसे मैं को वर्किंग स्पेस के बारे में बता रहा था थोड़ी देर पहले, कि अगर आप एक न्यू जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, अकाउंटेंट है, तो वेट ना करें कि मैं किसी के साथ अटैच हूं, बल्कि किसी को वर्किंग स्पेस में आ जाए। खासतौर पर अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में हैं, और शहरों में आप अपने दोस्तों के साथ मिलके एक कमरा, एक जगह, कमर्शियल जगह या कहीं पे रेजिडेंशियल जगह पे जहाँ अलाउड हो, आप ले सकते हैं। वहां पर आप पूल इन करके बिजली का, रेंट का, और कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन को वर्किंग स्पेस में एक टीम होती है पूरी, उन्होंने आके पूरी जगह सेट की होती है, उन्होंने डिसाइड किया होता है कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ होगा, मीटिंग रूम कहाँ है, रिसेप्शन। आपको फिर वो डिफरेंट कमरे और उसके साथ फैसिलिटी देते हैं, होटल की तरह होता है। लेकिन होटल में तो आप रहने आते हैं, क्योंकि उस शहर में आपका घर नहीं होता या और कोई वजह होती है। यहाँ पर आप काम करने आते हैं और को वर्किंग स्पेसेस हैं। मैं इस वक्त बैठा हूँ किक स्टार्ट की को वर्किंग स्पेस में, और इसका नाम है वर्क बाय किक स्टार्ट, और ये कनाल रोड के ऊपर है। बड़ा अच्छा कैंपस है, खूबसूरत कैंपस है, आप जैसे थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो रहा है यहाँ से। अच्छा, तो जब आप वो दरख्त बेचते हैं तो नॉर्मली पर्सनल अगर आप गाड़ी वगैरह बेचें तो चूंकि पर्सनल एसेट्स हैं, तो उन पे अगर आपको गेन भी हो जाता है, आप गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख की और 12 लाख की बेचते हैं, तो ये 2 लाख जो है नॉन टैक्सेबल आइटम है, लॉ इस तरह से बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसी कैपिटल रिसीट्स हैं, इनको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, जब आप वो सोर्स ही बेच देते हैं। अगर आपने गाड़ी बेच दी तो आप डेफिनेटली आप बस या उबर करीम या टैक्सी या साइकिल या मोटरसाइकिल पे गुजारा करेंगे ना, तो वो सोर्स ही जब चला जाए तो उसको कैपिटल एसेट कहते हैं। कैपिटल एसेट जो है उसकी सेल पर गेन होता है, वो टैक्सेबल भी होता है और नहीं भी हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो भी एक कैपिटल एसेट है, और उसको जब आप बेचते हैं तो उसके लिए ईयर्स का रूल है कि 2 साल बाद, तीसरे साल में प्लॉट बेचा, ये टैक्स ईयर 2023 के लिए बोल रहा हूँ, तो फिर उस पे गेन है। अगर आपने कंस्ट्रक्टेड हाउस या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेची तो 5वें साल में है, तीसरे साल में बेचेंगे तो जो आपको कैपिटल गेन होगा वो 50% तक आपने उस पे, मतलब रेट नहीं, जितना भी गेन होगा तो जितना भी टैक्स बनेगा उसका टैक्स का 50% आपको देना पड़ेगा। पहले साल बेचेंगे तो 100% टैक्स जो उस पर कैलकुलेट होगा, सेल माइनस कॉस्ट पे का जो डिफरेंस होगा, कैपिटल गेन जिसे कहते हैं। तो हर कैपिटल एसेट पे की सेल और परचेज पर टैक्स अराइज नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल आइटम जो है, लैपटॉप अगर आप प्रॉफिट पे बेचें, गाड़ी आप प्रॉफिट पे बेचें, तो उस पे जो आपको कैपिटल गेन होगा या प्रॉफिट होगा वो नॉन टैक्सेबल है। उसको आप वैसे जो है इनफ्लो में ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वेल स्टेटमेंट में, ताकि आपके एसेट्स और पर्सनल एक्सपेंसेस बैलेंस हो सके। तो हम बात कर रहे थे सेक्शन 7E में, उन्होंने जो है
सेक्शन 37 है जो कैपिटल गेन टैक्स की बात करता है या कैपिटल गेन्स की बात करता है जब कैपिटल एसेट बेचे जाते हैं। सेक्शन 7E में ये सिनेरियो हुआ है कि उन्होंने कहा है कि, और ये बात है जो सब लोगों को समझ आई है, और अब मैं इसके बाद एक क्राइटेरिया बताऊंगा जो पालकीवाला साहब की किताब में जिसका जिक्र है, और उस मुताबिक जो है हम फिर बात करेंगे कि इस क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो सेक्शन 7E हमें किस नज़र से देखना चाहिए और क्यों मेरे ख्याल से वो लाहौर हाई कोर्ट में भी, यानी जो चैलेंज किया गया है वो चैलेंज फेल हो जाएगा, यानी लाहौर हाई कोर्ट उसको कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखेगा, बल्कि वो कहेगा नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बना हुआ है। ठीक है जी। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी शायद ऐसा ही फैसला दे अगले 2-3 सालों में। तो ये वीडियो आज आप देख रहे हैं 9 सितंबर है 2022। मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि फ्लड्स वगैरह की वजह से बहुत प्रॉब्लम है कंट्री में, इसीलिए ये मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ जूम मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बातें जो हमने क्लाइंट्स को, वैसे क्योंकि क्लाइंट्स के अपने फैक्ट्स होते हैं तो ये बात तो खैर यहाँ हो नहीं सकती, लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शंस इस कानून के बारे में मैं बता रहा हूँ। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास प्रॉपर्टीज ज्यादा है, वो ये वीडियो देख सकते हैं वैसे। तो सेक्शन 7E ये कहता है, जाहिरी तौर पे ये कह रहा है कि जो आप कैपिटल एसेट होल्ड कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ कैटेगरीज निकाल दी। उन्होंने कहा है कि जो जाती कैपिटल एसेट है वो एक निकल गया, जाती बिजनेस कैपिटल एसेट निकल गया। उसके अलावा उन्होंने शहीद वगैरह को जो प्लॉट्स या जो प्रॉपर्टी मिलेंगे, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सेक्शन 236K के तहत टैक्स कटा हो उसी साल में, उस साल में वो प्रॉपर्टी जो है पर टैक्स नहीं लगेगा सेक्शन 7E के तहत। तो इस तरीके से जो है वो ये बात सामने आ रही है कि जो कैपिटल एसेट आप होल्ड कर रहे हो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। तो फिर शबर जैदी साहब और डॉक्टर इकरामुल हक मेरे उस्ताद और बाकी लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 4th शेड्यूल के पहले पार्ट में एंट्री नंबर 50 है। वो कहता है टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस एंट्री से तो पता चल रहा है कि टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है सेक्शन 7E के तहत। वो टैक्स लगाया जा रहा है जो कैपिटल वैल्यू है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक घर है, जो दूसरा घर है वो 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का है, तो वो दूसरे घर पे 3 करोड़ का या 5 करोड़ का है। तो 5 करोड़ के हिसाब से इस साल आपको अपनी टैक्स रिटर्न में उस 5 करोड़ पर 1% यानी 5 लाख रुपए सेक्शन 7E के तहत टैक्स के खाने में 5 लाख पे करके टैक्स रिटर्न के साथ वो करना है। और ये लाइबिलिटी स्टैंड करेगी अगर आप इसको, यानी वो घर तो चूंकि आप वेल्थ स्टेटमेंट में शो कर रहे हैं ना, पहला घर सपोज करें 10 करोड़ का है और दूसरा 7 करोड़ का है, पहला घर तो आपको एग्जेम्प्ट हो गया क्योंकि उसमें सेक्शन 7E में डेफिनेशन दी हुई है कि जो कैपिटल एसेट्स हैं एक्सक्लूडिंग एक घर हो गया, एक एग्रीकल्चर लैंड जिसमें आप खुद एग्रीकल्चर करते, तो वो एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन्स को छोड़ते हुए ये जो सेकंड घर होगा जिसके पास भी है और उसकी एफबीआर वैल्यू ली जाएगी और सपोज करें वो 7 करोड़ बनी, तो इसका 1% जो है ना एज टैक्स कैलकुलेट होगा। इस पे जो इनकम होगी वो तो ऐसे इनकम कैलकुलेट होगी कि 7 करोड़ का 5% कंसिडर किया जाएगा, डीम किया जाएगा। डीम करने का मतलब है कि एक्चुअली उस सेकंड घर से आपको कोई किराया नहीं आता, वो घर खाली पड़ा है या वो आपने अपने फैमिली मेंबर को दिया है जिससे आप कोई किराया नहीं ले रहे और रेंट पे, लेकिन जो है वो टैक्स लॉ कंसिडर करेगा कि जो दूसरा घर है इस दूसरे घर से, क्योंकि इस घर की 7 करोड़ एफबीआर वैल्यू है, तो उसका जो 5% आता है, 7 करोड़ का 5% निकाल ले आप, तो वो जो वैल्यू आएगी उस पर 20% टैक्स लगेगा, जो बेसिकली एफबीआर वैल्यू का 1% फॉर्म, यानी शॉर्टकट फार्मूला ये बना, यानी कि 7 करोड़ का 5% लेके फिर उसका 5% का 20% कैलकुलेट करें जो टैक्स का रेट है सेक्शन 7E के तहत टैक्स ईयर 2022 के लिए और 23 के लिए। या फिर आप जो है वो डायरेक्टली एफबीआर वैल्यू जो भी आती है, 7 करोड़ आ रही है, मैं मेरी एग्जाम्पल, उसका 1% ले ले तो 7 लाख रुपए आएगा। दोनों केसेस में आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो 7 लाख रुपए आपने अपनी टैक्स रिटर्न के साथ
फाइल करना। अब बहुत सारे लोगों के पास एसेट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन उनके पास कैश या लिक्विडिटी उनकी कम होती है, तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि ज़ाहिरी तौर पे नजर आ रहा है कि जो कैपिटल वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की, उस पे टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा जो है ना वो नहीं है। सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अब जो डिफरेंट सिनेरियो है उसको हम जो है क्या कहते हैं, कैसे देख सकते हैं कि डिफरेंट सिनेरियो कैसे है। जी, तो पालकी वाला साहब ने, और मैंने बताया कि ये जो है वो 20th एडिशन जो है लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, पालकी वाला साहब की जो किताब है, उसमें जब हम इनकम टैक्स और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हुए आगे चलते हैं, और वहां बात है कि या तो टैक्स लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी सेक्शन के, या इस केस में फोर्थ शेड्यूल पार्ट 1 एंट्री 50 में जो टैक्सिंग पावर्स दी हुई हैं उसके उसमें, और जो टैक्स लगाया है, जिस तरीके से टैक्स लगाया है, उस पावर में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। लग रहा है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यू होती है, कैपिटल वैल्यू यानी वो जब आप मार्केट में बेचने जाएं तो उसकी उस वक्त जो फेयर मार्केट वैल्यू या एफबीआर वैल्यू कह लें, वो होगी, उसको कैपिटल वैल्यू कहते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एंट्री नंबर 50 के तहत टैक्स लगा सकता है ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, लेकिन एसेट्स में से इमूवेबल पे नहीं लगा सकता, मूवेबल पे लगा सकता है। तो फिर तो ये जो दूसरा घर है जिसपे 7 करोड़ में एफबीआर वैल्यू मालूम की गई थी और 7 लाख रुपए टैक्स बना था, तो ये क्योंकि एफबीआर वैल्यू जो कैपिटल वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की, उस पे जो है बन रहा है, तो एंट्री 50 के साथ पार्ट 1 और फोर्थ शेड्यूल के साथ कॉन्फ्लिक्ट जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है। अब जजेस जो हैं और जो वकील, दोनों तरफ से, गवर्नमेंट के भी और क्लाइंट्स के भी, जो इसको चैलेंज करेंगे, वो यही प्रूव करना चाहेंगे क्लाइंट्स वाले कि जो क्लाइंट्स ये प्रूव करना चाहेंगे कि जो ये टैक्स है, ये गवर्नमेंट के पास कॉम्पिटेंस ही नहीं है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि लगाए। ये टैक्स अगर लगा सकती है तो प्रोविंसेस लगाएंगी, क्योंकि आम जो सोच है वो ये है कि जो टैक्स लगाया जा रहा है वो कैपिटल वैल्यू पे टैक्स लगाया जा रहा है। यानी आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है, और वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी पे डेफिनेशन में इसकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को देख के बहुत सारे लोग, जैसे प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, पीडब्ल्यूसी भी, ये सब जो है वो कह रहे हैं कि ये टैक्स जो है वो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये कैपिटल वैल्यू ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स, और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने की पावर फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि प्रोविंसेस की है। ठीक है जी? तो ये था प्रॉब्लम, और तकरीबन 6 बज गए। तो नेक्स्ट टाइम जो है आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट टाइम जो मुलाकात होगी उसमें मैं बताऊंगा कि ये जो सेक्शन 7E है, इसको एक अल्टरनेटिव तरीका भी है रीड करने का, और उसमें हम देखेंगे कि अगर हम सेक्शन 7E की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें तो हमें पता होगा कि कौन सा सेक्शन है, क्या बात हो रही है, मतलब सेक्शन के अंदर कौन सा पोर्शन है, कौन से एसेट्स हैं जो नेचुरली इसमें से बाहर निकल गए, कौन से ऐसे हैं जिन पे डाउट है, और कौन से ऐसे हैं जिनको हम जो है ना देख सकते हैं कि आया इन पे टैक्स लगता है कि नहीं। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट जूम मीटिंग पे, और ये जूम मीटिंग अब आपको जो है यूट्यूब पे अवेलेबल होगी थोड़ी देर में। थैंक यू।